सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। विजन आईएएस का मंथली मैगजीन है जून 2021 का। इसे मैं यहाँ पे डिस्कशन के माध्यम से पूरा करवाऊँगा। आप लोग नियमित रूप से बने रहें। विषय सूची में जब देखते हैं तो राज्य व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और इसमें जो पॉइंट हम लोग को पढ़ना है वो है विधि का शासन, सिटीजन चार्टर, इन दोनों को पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं विधि का शासन के बारे में। विधि के शासन के बारे में राज्य व्यवस्था एवं शासन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। सुर्खियों में क्यों था ये, पहले इस बात को समझिए। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने विधि के शासन पर एक व्याख्यान दिया है तथा उन्होंने इसका समर्थन करते हुए कहा कि विधि का शासन और कुछ नहीं बल्कि मनुष्यों की सभ्यता का इतिहास है। विधि का शासन कुछ नहीं बल्कि मनुष्यों की सभ्यता का इतिहास है। ये बात को याद रखें। विधि का शासन क्या है? तो एवी डाइसी के अनुसार, एवी डाइसी क्या बताते हैं कि विधि का शासन का आशय स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रभाव के विपरीत नियमित विधि की पूर्ण सर्वोच्चता या प्रभुता से है। इसमें स्वेच्छाचारी या व्यापक विवेकाधीन शक्तियों के अस्तित्व का अभाव होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए। जिस देश में न्याय और समानता के आदर्शों को आत्मसात करने वाली इस विधियाँ का शासन है उसे विधि के शासन द्वारा शासित देश के रूप में वर्णित किया जाता है। प्रोफेसर डाइसी के अनुसार विधि के शासन में 3 सिद्धांत शामिल हैं। विधि के शासन में कितने सिद्धांत शामिल हैं? 3 सिद्धांत। वे क्या है? विधि की सर्वोच्चता, विधि की समता, विधि की भावना की प्रधानता। चलते हैं विधि की सर्वोच्चता क्या है? तो कानून के स्पष्ट उल्लंघन, इस जगह पे देखिए, कानून के स्पष्ट उल्लंघन के मामले के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। यानी कानून के द्वारा ही दंडित किया जाता है यदि कोई कानून का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता हो तो। ये विधि की सर्वोच्चता। ये प्रोफेसर डाइसी जो 3 सिद्धांत दिए हैं, ये 3 सिद्धांत में से एक सिद्धांत हुआ। दूसरा, विधि के समक्ष समता। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहाँ? कानून से ऊपर नहीं है। फिर तीसरा, विधिक भावना की प्रधानता। संविधान विधिक न्यायालयों द्वारा परिभाषित और लागू किए गए व्यक्ति के अधिकारों का परिणाम है। संविधान विधिक न्यायालयों द्वारा परिभाषित और लागू किए गए व्यक्ति के अधिकारों का परिणाम है। ये विधिक भावना की प्रधानता है। विधि के शासन सिद्धांत की उत्पत्ति प्राचीन में रोम गणतंत्र के गठन के दौरान हुई थी। तब से इसे यूरोप में कई मध्ययुगीन विचारकों जैसे हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो द्वारा प्रचारित किया गया है। हॉब्स हो गया, जॉन लॉक और रूसो द्वारा प्रचारित किया गया विधि के शासन सिद्धांत। इसकी उत्पत्ति रोम के प्रथम गणतंत्र के गठन के दौरान हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। भारतीय दार्शनिक जैसे चाणक्य ने विधि के शासन का समर्थन यह वर्णित करते हुए किया कि राज्य का शासन शासक या लोगों के मनोनीत प्रतिनिधियों द्वारा नहीं बल्कि विधि द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। विधि का शासन फ्रांसीसी वाक्यांश ला प्रिंसिपल डा लिग लाइट से ग्रहण किया गया है। इसका आशय है विधि की सिद्धांतों या वैधता के सिद्धांतों पर आधारित सरकार से है। विधि के सिद्धांतों या वैधता के सिद्धांतों पर आधारित सरकार से है। ला प्रिंसिपल डा लिग्नाइट, ये विधि का जो शासन जो वाक्यांश है कहाँ से उठाया गया? फ्रांसीसी वाक्यांश ला प्रिंसिपल डा लिग्नाइट से ग्रहण किया गया है। इसका आशय पकड़ लीजिए, विधि के सिद्धांतों या वैधता के सिद्धांतों पर आधारित सरकार से है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विधि का शासन बनाम विधि द्वारा शासन। संक्षेप में, विधि के शासन का तात्पर्य राज्य के सर्वोच्च विधि निर्माता प्राधिकरण द्वारा शक्तियों के असीमित प्रयोग को नियंत्रित करने से है। शक्तियों का असीमित प्रयोग को नियंत्रित करने से है विधि के शासन का मतलब। विधि के शासन का मतलब क्या है? राज्यों के सर्वोच्च विधि निर्माता प्राधिकरणों द्वारा शक्तियों के असीमित प्रयोग से नियंत्रित करने से। ठीक है, अब देखिए विधि द्वारा शासन, ये पकड़ना है। विधि के शासन में शक्तियों के असीमित प्रयोग को नियंत्रित करना होगा और विधि द्वारा शासन में क्या होगा? इस बात को समझिए। राज्य के सर्वोच्च नीति निर्माता प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी कि विधि के द्वारा शासन तो सर्वोच्च विधि निर्माता प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। चलिए, साधारणतः विधि का शासन तभी बनाए रखा जा सकता है
विधि का शासन तभी बनाए रखा जा सकता है जब विधि न्याय और समानता जैसे आदर्शों द्वारा निर्देशित होती है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। 14-15 में इस बात का जिक्र है। इसके अतिरिक्त किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दूसरी ओर विधि द्वारा शासन नैतिक के साथ साथ अनैतिक विधियों को भी शामिल कर सकता है। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद शासन को अधिनियमित विधियों के आधार पर उचित ठहराया गया था। चलिए देखिए नेक्स्ट, विधि के शासन पर बल देने वाले प्रमुख सिद्धांत। विधि स्पष्ट और सुलभ होनी चाहिए। विधि स्पष्ट और सुलभ होनी चाहिए। लोगों द्वारा विधि का अनुपालन करने और विधि की स्पष्ट जानकारी होने की अपेक्षा की जाती है, इसलिए विधियों को सरल और स्पष्ट भाषा में उपबंधित किए जाने की आवश्यकता है। तो विधि कैसा होना चाहिए? सरल और स्पष्ट भाषा में उल्लेखित होना चाहिए। विधि के समझ समानता। विधि के समझ समानता के महत्वपूर्ण पहलुओं में न्याय तक समान पहुंच और लैंगिक समानता सुनिश्चित करना शामिल है। न्याय तक समान पहुंच और लैंगिक समानता सुनिश्चित करना शामिल है। न्याय तक समान पहुंच विधि के शासन का आधार है। विधियों के निर्माण और संशोधन में भाग लेने का अधिकार। लोकतंत्र का सार यह है कि उसके नागरिकों की उन्हें शासित करने वाले विधियों के निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, विधि के शासन का महत्व, इस पॉइंट को याद रखिए। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है, शक्तियों के मनमाने उपयोग पर रोक लगाता है, मूल अधिकारों और मानवाधिकारों की सुरक्षा करता है, संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। विधि के शासन का महत्व है। भारत में यह भूमिका निर्वाचनों के माध्यम से निष्पादित की जाती है। यहाँ नागरिकों को संसद सदस्यों का चुनाव करने के लिए अपने सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त है। ये संसद सदस्य विधि का निर्माण करते हैं। संसद सदस्य विधि का निर्माण करते हैं, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाता है संसद के चुनाव के लिए। चलिए, सब तो पता है। आगे देखिए, सुदृढ़ स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका प्राथमिक अंग है। इसे यह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है कि निर्मित विधियाँ संविधान के अनुरूप हो। इसलिए विधियों का न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका के मुख्य कार्यों में से एक है। विधि का शासन और भारतीय संविधान। विधि का शासन और भारतीय संविधान एक मूलभूत स्तंभ और भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों में अंतर्निहित है। और ये देखिए जो पिक्चर यहाँ पे दिया गया है, विधि का शासन भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। संविधान की सर्वोच्चता। अनुच्छेद 13 किसी विधि की न्यायिक समीक्षा या पुनर्लोकन का प्रावधान करता है। 13। 14 विधि के समझ समता और विधि का समान संरक्षण सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 21 कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये है। इन चारों पॉइंट को आप याद रखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 पॉइंट को। विधि के शासन को लागू करने में विद्यमान चुनौतियाँ। विधि के शासन को लागू करने में चुनौतियाँ क्या है, ये देख लीजिए। विधियों और विधायी ढांचों में निहित चुनौतियाँ क्या है? पुरातन विधियाँ, विधियों की बहुलता, राजनीतिक अपराधीकरण। इन तीनों पॉइंट को समझिए। पुरातन विधियाँ क्या है? ऐसी विधियाँ जो वर्तमान समय के लिए अप्रचलित, निरर्थक, दोहराई गई और अप्रासंगिक है। विधायी प्रक्रिया को लंबी, महंगी व समय साध्य बना देती है। ठीक है। विधियों की बहुलता और जटिलता इनके अनुपालन, प्रतिरोध और प्रभावी प्रवर्तन को कठिन बना देती है। इसके परिणामस्वरूप नागरिक और व्यवसाय राज्य के पदाधिकारियों द्वारा उत्पीड़न के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। राजनीतिक का अपराधीकरण। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा सूचित किया गया है कि भारत में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले निर्वाचित उम्मीदवारों का अनुपात वर्ष 2009 में 15% था। यह वर्ष 2014 के चुनाव में बढ़कर 17% और वर्ष 2019 के चुनाव में वर्धित होकर 19% हो गया। अपराधीकरण बढ़ रहा है। 15% 2009 में, 17% 14 में, 2019 में 19% अपराधीकरण बढ़ा राजनीतिक में, ADR की रिपोर्ट के अनुसार। आगे देखिए,
एडीआर रिपोर्ट और ये आंकड़ा। विधियों के कार्यान्वयन में निहित चुनौतियाँ। प्रशासनिक चुनौतियाँ औपनिवेशिक काल की विधियों की प्रशासनिक चुनौतियाँ औपनिवेशिक काल की विधियों की विद्यमानता, गहन राजनीतिकरण, एक अति केंद्रित पदानुक्रम ने भी पुलिस के कार्य दबाव में वृद्धि की है। उत्पीड़न, अगला पॉइंट, उत्पीड़न के एक साधन के रूप में विधि। उत्पीड़न के लिए विधियों का उपयोग भारत में संवैधानिकता और विधि के शासन की कमी को दर्शाता है। उदाहरण के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पर सरकार के कोविड-19 लॉकडाउन के संचालन की आलोचना करने पर दर्ज राजद्रोह का मामला विधि के शासन की बजाय विधि द्वारा शासन को दर्शाता है। ये उदाहरण याद रखिए। उदाहरण क्या है? पत्रकार था विनोद दुआ, इस पर सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के संचालन की आलोचना करने पर दर्ज किया था राजद्रोह का मामला। ये जो राजद्रोह का मामला होता है विधि के शासन की बजाय विधि द्वारा शासन को दर्शाता है, विधि द्वारा शासन को दर्शाता है। ये एग्जाम्पल यहाँ पे ये पुट कर सकते हैं। न्याय को बनाए रखने में निहित चुनौतियाँ। अत्यधिक बोझिल न्यायिक प्रणाली। विगत एक वर्ष में न्यायपालिका के समस्त लंबित अदालती मामलों में वृद्धि हुई है। इसके कारण पहले से ही बोझिल न्यायिक प्रणाली पर अत्यधिक दबाव आरोपित हुआ है। वर्तमान में भारत में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और कई अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 4 करोड़ मामले लंबित हैं। सोशल मीडिया का प्रभाव देखिए। नवीन मीडिया उपकरणों में किसी भी मामले को प्रभावित करने की व्यापक क्षमता विद्यमान है, अतः न्यायाधीशों को जनमत की भावनात्मक प्रवृत्तियों से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से बढ़ रही है। भावनात्मक प्रवृत्तियाँ सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ सकती है, इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए न्यायाधीशों को। न्याय तक पहुंच का अभाव। निर्धनता और निरक्षरता के कारण कमजोर वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच का अभाव प्राकृतिक न्याय के मौलिक पहलुओं को उल्लंघन करता है। इन चुनौतियों के निवारण हेतु उपाय। पुरानी विधियों को निरस्त करना। पुरानी विधियों में संशोधन, उनका निरसन एवं उन्हें अद्यतित अपडेटेड करने और प्रतिस्थापन भाषा के प्रारूपण ड्राफ्टिंग में अधिक सटीकता आवश्यक है। उदाहरण के लिए विधायी सुदृढ़ीकरण और सरलीकरण वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग द्वारा स्थापित मॉडल है। विधियों के दुरुपयोग के विरुद्ध रक्षोपाय। विधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित विधिक कार्रवाई और ठोस साक्ष्य होना चाहिए, साथ ही प्रत्येक स्तर पर इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। राज्य की विभिन्न एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, वापा एक्ट 1967 आदि जैसी विधियों के तहत विभिन्न मामलों से निपटने के दौरान विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन हो। राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाना। चुनावी निहितता के संदर्भ में भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट की अनुशंसा के अनुसार पर्याप्त रक्षोपायों के साथ राजनीतिक के अपराधीकरण के प्रसार को रोका जा सकता है। यह कार्य आरोप तय करने के चरण में दागी राजनेताओं की अयोग्यता के प्रभावी करने किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित समाधानों का उपयोग। मामले की जांच और निगरानी करने तथा न्याय को वादी के अनुकूल बनाने के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। मामले को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज करना। ई कोर्ट इस दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि ये उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में सभी लंबित वादों की स्थिति और वादों के इतिहास के संदर्भ में जानकारी प्रदान करते हैं। इससे जानकारी तक पहुंच आसान हो जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में भारतीय न्यायालय और अधिकरण सेवाओं के गठन का सुझाव दिया गया था। ये सेवाएं न्यायपालिका द्वारा आवश्यक प्रशासनिक सहायता से संबंधित उपाय प्रदान करने, प्रक्रियागत अक्षमताओं की पहचान करने तथा न्यायपालिका को विधिक सुधारों पर सलाह देने का कार्य करेगी। तो ये आपका रहा विधि का शासन। तो विधि का शासन यहाँ तक आपको बता दिया गया है। इसको 1 से 2 बार और सुनिए, आप सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।